चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा आपका विरूपाक्ष मंदिर। मेरे भाई, विजयनगर में जब भूस्खलन शुरू हुआ तो उस क्रम में कई मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसमें से एक विरूपाक्ष मंदिर भी है। ये काफी विशाल मंदिर शायद था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और इसका जो निर्माण हुआ था वह एक बार नहीं हुआ था, क्रमवार हुआ था। इसमें कई शासकों का योगदान था, अतः यह धीरे धीरे काफी विशाल हो गया था। इस मंदिर में कई सभागार बने हुए थे और जिस में विभिन्न उत्सव पर नृत्य, नाटक इत्यादि आयोजित होते रहते थे। और मैं बता दूं आपको कि इस मंदिर में शिव की पूजा होती थी। तो इस तरह से आपने विरूपाक्ष मंदिर, जो कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्थापित था, उसको आपने जाने। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विजयनगर में मिले अभिलेख से पता चला है कि विरूपाक्ष नामक एक विशाल मंदिर विजयनगर में था, जिसका निर्माण एकाएक नहीं हुआ है, जिसका निर्माण एकाएक नहीं हुआ था, बल्कि क्रमिक रूप से हुआ था। यहां शिव की पूजा होती थी। कृष्णदेव राय ने मंदिर के पूर्वी द्वार का निर्माण करवाया था। साथ ही मंदिर के भव्य मंडप का भी निर्माण इसी के द्वारा हुआ था। मंदिर में अनेक सभागार एवं गलियारे बने हुए थे। सभागारों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे संगीत, नृत्य, नाटक एवं अन्य उत्सवों के आयोजन के लिए। तो इस तरह से आपने विरूपाक्ष मंदिर, जो विजयनगर में था, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले मैं नोट में भी कुछ दिखाने जा रहा हूं, आप लोग नोट में लिखिए। इसी विजयनगर शैली होते हैं बनाने का, तकनीक जो होता है वो तकनीक का वर्णन कर दे रहा हूं। मैं बता दूं आप लोग को कि विजयनगर में सबसे अच्छी शैली स्थापत्य कला की, निर्माण कला की, उसका शैली मदुरा शैली। मदुरा शैली विजयनगर के सबसे अच्छी स्थापत्य कला की शैली थी। इसी के विषय में हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। मदुरा शैली क्या थी? मदुरा एक स्थान था वहां पर, उन मदुराए के जो कारीगर द्वारा एक स्थापत्य करने की एक अलग तकनीक का विकास किया गया था।
खोज किया गया था, उस शैली को ही मदुरा शैली कहा गया। और वह शैली काफी विकसित शैली थी। धीरे धीरे उसका उपयोग भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी होने लगा था, इसलिए उस शैली का बहुत ही वैल्यू है। याद रख लीजिएगा, कई बार बोर्ड में भी इसको पूछा है, भले ही नोट में हम लिखा रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदुरा शैली का कई बार वर्णन करने के लिए पूछा है। तो चलिए अब आप लोग नोट करिए। मदुरा शैली या मंदिर निर्माण की मदुरा शैली, देखिए डैश दीजिए और लिखिए, विजयनगरीय वास्तुकला के अंतिम चरण को मदुरा शैली कहा जाता है, क्योंकि इस शैली को सबसे अधिक प्रोत्साहन मदुरा के नायकों ने दिया था। तो इस तरह से आपने विरूपाक्ष मंदिर के साथ साथ मदुरा शैली भी जान गए। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भव्य मंडप क्या होता है? भव्य मंदिर हुआ कि खूब सुंदर मंदिर, सुंदर मंदिर को कहा जाता है भव्य मंदिर। लो महाराज, अगला, अरे किलर बाबा बाल को बढ़ाए हैं, इतना बड़ा कोनो मकसद है रे? बाबा धाम में नाई लोग बहुत बाबा धाम में नाई लोग बहुत अरे आप तो नाई का दुकान खोल दिया है, जाएगा बाबा धाम में मन अति मुंडन कराने के लिए क्या रे? नो सर, नाई लोग बहुत वो खाने लगा आजकल। अच्छा अच्छा, नाई लोग 2 घंटा बैठे थे फिर भी बाल नहीं बनाया, लड़ाई भी हो गया था। अच्छा अच्छा, इसलिए चलिए तो अच्छी बात है। अच्छा, उसमें मैं एक सलाह देता हूँ, अगर मानिए तो कर लीजिएगा। और रबर आता है, अच्छा उसको अच्छी तरह से ऐसे करके लगा लीजिए, इससे बेटर लगेगा। सर है हमारे पास। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो उसका यूज कीजिए, तब एक थोड़ा सा नया लुक भी हो जाएगा, नया स्टाइल भी हो जाएगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, और अगला पॉइंट है आपका बहुत सुंदर पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियां। शायद आप उपलब्धियां समझते हैं, किसी के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है या हासिल किया जाता है वही उसका उपलब्धियां कहलाती है। अर्थात विजयनगर साम्राज्य जो हासिल किया, जो प्राप्त किया, वही उसकी उपलब्धियां कहलाएगी। अर्थात मैं एक एक करके इसकी उपलब्धियों को लिखाऊंगा। वैसे मैं बता दूं, विजयनगर की उपलब्धियां अनेकों हैं, जिसमें से जो प्रमुख, विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य कला का विकास उन्नत स्तर पर हुआ। दूसरा नंबर, विजयनगर में भव्य मंदिर बनाने की कला विकसित हुई थी। तीसरा नंबर में, विजयनगर के शासकों ने कई भाषाओं को बढ़ावा दिया, परिणाम स्वरूप कई भाषा को विकसित होने का अवसर मिला। एक बार फिर से 3 नंबर का देखिए, विजयनगर के शासकों ने कई भाषाओं को बढ़ावा दिया, परिणाम स्वरूप कई भाषाओं को विकसित होने का अवसर मिला। चौथा नंबर, विजयनगर में किलाबंदी पर विशेष ध्यान दिया गया था। अतः इससे
प्रभावित होकर किलाबंदी को कई राज्य अपनाने लगे थे। परिणाम स्वरूप इसका विकास तेजी से होने लगा। 5वां नंबर, शाही केंद्र या राजमहल के प्रांगण में मंदिर बनाने का प्रथा विजयनगर में आरंभ हुआ था। 6ठा नंबर में, विजयनगर में एक नई आर्थिक व्यवस्था न्यायकर और आयगार शुरू हुआ था, कर दीजिए, शुरू हुआ था। 7वां नंबर, विजयनगर साम्राज्य ने पूजा पाठ और फिर से 7वां नंबर सुन लीजिए, विजयनगर साम्राज्य ने पूजा पाठ को बढ़ावा दिया। और 8वां नंबर में लिख लीजिए, विजयनगर के कृष्णदेव राय ने अपने वीरता के द्वारा विजयनगर साम्राज्य को काफी अधिक फैलाया। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य की जो उपलब्धियां थी उनमें से जो प्रमुख है उसको हमने लिखा दिया। और अब इसमें अगर थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है, समझने में कहीं परेशानी है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। न्यायकर क्या होता है, एक बार फिर से बताइएगा। मैं न्यायकर व्यवस्था हमने बताए थे कि विजयनगर में सरदार वाला व्यवस्था शुरू हुआ था, अर्थात एक बड़े भूभाग के मालिक एक व्यक्ति होते थे और वह अपने आप को उस भूभाग का शासक समझते थे, सरदार समझते थे। अपने उस भूभाग के संरक्षण करने के लिए उन्होंने सेना रखते थे और धीरे धीरे यह व्यवस्था को सरकार भी बढ़ावा दिया, क्योंकि उस सरदार की जो सेना थी उसकी इमरजेंसी होने पर सरकार क्या करते थे, तो सेना का उपयोग करते थे। किसी दूसरे राज्य से जब लड़ाई होती थी तो सेना का उपयोग करते थे। तो सरकार को लग रहा था कि बिना वेतन का, बिना खाना पीना का हमको मुफ्त में इस व्यवस्था से क्या मिल रही है, सेना मिल रही है, अतः उसको बढ़ावा दे रहा था कि सरदार उसको खिलाता पिलाता है लेकिन इमरजेंसी पड़ने पर हम उसका उपयोग करते हैं। अतः इस न्यायकर व्यवस्था को उन्होंने बढ़ावा दिया था। और आयगार व्यवस्था हमने बताए थे कि एक गांव जो होती थी उस गांव में कृषि या अन्य आर्थिक कार्य को संपादित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह राजा तैयार करते थे और वही व्यक्ति उस इलाका में वही व्यक्ति उस इलाका में कर निर्धारित करते थे और कर वसूलते भी थे। तो वही व्यवस्था क्या कहलाया था, आयगार व्यवस्था। ये दोनों नया व्यवस्था था विजयनगर में, चूंकि और जगह इस तरह की व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में नहीं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। और कोई? क्या किलर बाबा बाल बना लेंगे ना कल आप? सर कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश नहीं, ये तो अभी कच लगता होगा ना, मौसम जब उमस आता होगा तो बाल थोड़ा सा वो लगता होगा। या तो आप बना लेंगे या फिर वही जो मैंने कहा कि वो रबर से 3-4 जगह इसको ऐसे 2 जगह बनाइएगा, ऐसे करके 2 जगह बना लीजिएगा। 2 ही प्रॉमिस कीजिए, या तो बनल रहना चाहिए, 2 जगह रबर लगल रहना चाहिए। तो चलिए, शायद आपको समस्या भी नहीं है और शायद हम
आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय है 30 सेकंड, लेकिन 30 सेकंड में कुछ कर नहीं पाएंगे और शायद अगला चैप्टर भी शुरू होगा। क्योंकि प्रमुख स्मरणीय तत्व है तो शायद जानते ही हैं आप लोग कि प्रमुख स्मरणीय तत्व को लिखाने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री किट नाम का एक पतली सी बुक तैयार की है जिसमें हिस्ट्री के टोटल ऑब्जेक्टिव अर्थात जो बिहार बोर्ड ही नहीं आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी, अर्थात मेरा विश्वास है कि चाहे बिहार बोर्ड हो या कंपटीशन हो, अगर 12th हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसी किट में से होना चाहिए। इतना विश्वास के साथ मैं बनाया हूं, इसलिए प्रमुख स्मरणीय तत्व लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। अतः अगला चैप्टर शुरू होगा, कल हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, आज टाइम नहीं है, अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। चलिए आज की क्लास यहीं तक।